नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या हम लेकर आए हैं, सबसे पहले वो बता देती हूँ। शुरुआत हम करेंगे आज 41 जिंदगी बचाने की जद्दोजहद से, क्योंकि 10 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब उस मोड़ पर आ गया है जहां पर हम दुआ के साथ साथ ये दावा भी कर सकते हैं कि सब बेहतर होगा। मजदूर सारे सुरक्षित हैं, उन्हें बचाने के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स आ चुके हैं और हम दुआ क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है ये बताने के बाद रुक करेंगे हम राजस्थान का। विधानसभा चुनाव है, कौन जीतेगा राजस्थान का रण? राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? आज इस पर होगी बात और पूरी ताकत झोंकते उन चुनावी रैलियों का भी आज एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे उस बयान की जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले उस लाइन और लेंथ के प्रोग्राम के बाद तो अच्छी नहीं लगती है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार और पूरे देश को मायूस कर देने वाली इस हार पर हो रही उस सियासी तकरार का आज जिक्र करना जरूरी है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बोल जो कहे हैं उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं द रूबिका लियाकत शो की। उत्तरकाशी की खबर, दुआ की खबर, वहां सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षित बाहर आने की खबर। हम प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं और आप भी ये दुआ कीजिए कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाए, क्योंकि दिवाली के दिन से ही उत्तरकाशी में 41 जिंदगी एक जंग लड़ रही है, जिंदा रहने की जंग। इन मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक चलाए गए सभी रेस्क्यू मिशन कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आज इस टनल के अंदर से एक वीडियो सामने आया और वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद 41 मजदूरों के परिवारों के चेहरे पर एक सुकून, जो शिकन थी पहले, वो सुकून में तब्दील होती हुई दिखी है। देश के 140 करोड़ लोगों ने राहत की सांस ली जब ये तस्वीर देखी। इस वीडियो को आप देखिए। टनल के बीचों बीच फंसे इन मजदूरों के चेहरों पर एक उम्मीद जगी है। उन्हें उम्मीद है कि वो फिर से अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे, वो फिर से अपनों को गले लगा पाएंगे। Right now, we've obviously got the new 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. The works are being done for the auguring for the evacuation tunnel, which is being drilled as well. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. एक्सट्रीमली डेंजरस एनवायरनमेंट, यानी बहुत ही खतरनाक इस वक्त वहाँ वातावरण है। इन इलाकों को इस सिचुएशन के लिहाज से तौला जाए तो सुबह 3:52 पर मजदूरों का पहला वीडियो सामने आता है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है। मजदूरों तक बोतल में भरकर खिचड़ी पहुंचाई जा रही है, बोतल बंद पानी और बोतल में ही दाल भेजी जा रही है। मजदूरों ने आज रेस्क्यू मिशन एक्सपर्ट से बात भी की है। मजदूरों से बात करके और एक्सपर्ट से आश्वासन मिलने के बाद परिवारजनों और परिजनों के चेहरों पर भी राहत दिखी है। उन्हें उम्मीद लग रही है अब कि वो अब अपने लोगों से मुलाकात कर पाएंगे। हाँ, मैं तो रेगुलर बात कर रहा हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ है उसी टाइम से मैं पहुँच गया था और पर डे में बातचीत कर रहा हूँ। उसके साथ एक और है जो मेरा ही रिलेटिव में है, उसको नाम सुबोध कुमार है, तो उससे भी बातचीत हो रही है, वो भी ठीक है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट, और वो जो हैं, मैं वो आपको पहले तस्वीर दिखाती हूँ। ये वो तस्वीर है, देखिए। ये जाकर मंदिर में माथा टेकेंगे। ये वो मंदिर है। भगवान के आगे सर झुकाने के बाद, रेस्क्यू मिशन को कामयाब बनाने के लिए प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए फिर वो काम में जुटे। जिस मंदिर में टनल एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स माथा टेक रहे हैं वो मेकशिफ्ट मंदिर है।
दरअसल इस टनल के मुहाने पर एक मंदिर हुआ करता था, जिसे टनल बनाने वाली कंपनी ने हटा दिया। अब उस मंदिर की जगह मेकशिफ्ट टेम्पल बनाया गया है। आर्नल्ड डिक्स ने ये जिम्मा लिया है कि वो हर कीमत पर कोशिश करेंगे उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की। सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। खराबी आने के बाद मशीन 2 दिन से बंद थी। डंडाल गांव है एक, वहां की तरफ से टनल में ड्रिलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 मीटर के करीब ड्रिलिंग हो चुकी है। डंडाल गांव की ओर से ONGC ने एक वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू करने की बात कही है। ड्रिलिंग से पहले सर्वे पूरा हो गया है। सिलक्यारा की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग बुधवार को शुरू हो जाएगी। गुजरात के वलसाड और ओडिशा के हीराकुंड से आज मशीनें जो हैं वो इस इलाके में पहुंच रही है। 12 नवंबर की सुबह से ही 41 मजदूर 4 धाम की वो जो ऑल वेदर रोड है उसकी इस टनल में फंसे हुए हैं और ये सभी मजदूर टनल बनाने के काम में जुटे हुए थे। दरअसल टनल को मजबूती देने के लिए निर्माण कंपनी ने टनल के दोनों तरफ लोहे के मोटे गार्ड लगाए थे। टनल की छत को भी गार्ड के जरिए मजबूती देने की एक टेम्पररी कोशिश की थी। अक्सर टनल निर्माण के दौरान इस प्रक्रिया को फॉलो भी किया जाता है, लेकिन टनल के अंदर से मलबा लेकर बाहर निकल रहा एक डंपर इस गार्डर से टकरा गया और इस टक्कर के बाद ही टनल में मलबा भरभराकर नीचे गिरा और टनल फिर बंद हो गया। ये टनल बहुत अहम है क्योंकि ये टनल ऑल वेदर रोड के धारासू यमुनोत्री सेक्शन पर बनाया जा रहा है। 2 लेन का जो ये टनल है वो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा है। इस टनल के बनने से उत्तरकाशी से यमुनोत्री की जो दूरी है वो करीब 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और इस दूरी के कम होने से यमुनोत्री तक पहुंचने का रास्ता जो है वो करीब 1 घंटे कम हो जाएगा। भारी बर्फबारी के दौरान भी ये जो रास्ता है वो खुला रहने वाला और इसीलिए इसे ऑल वेदर रोड कहा जाता है। फिलहाल टनल में फंसे मजदूरों तक पाइप के रास्ते ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अभी जो 6 इंच का पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया है, ये पाइप भी फिलहाल 41 लोगों की जिंदगी की डोर जो है वो मजबूती से पकड़े हुआ है। इसी पाइप के जरिए कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी पाइप के जरिए उम्मीद जो है वो बंधी हुई है क्योंकि उत्तरकाशी में चिन्याली, सौड़ और धारासू बैंड के पास सड़क बहुत ही सकरी है, जिसकी वजह से हैवी ड्रिलिंग मशीन लाने में वक्त लग रहा है। सिलक्यारा की तरफ से 2340 मीटर टनल का काम इस वक्त पूरा हो चुका है। डंडाल गांव की तरफ से 1750 मीटर टनल का काम इस वक्त पूरा हो चुका है और दोनों के बीच में 441 मीटर टनल का काम अभी बाकी है। सिलक्यारा की ओर से ही 60 मीटर के करीब मलबा गिरा है। इस मलबे के पीछे ही 41 मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं और वो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे। देखिए 60 मीटर तक मलबा कहाँ जमा हुआ है, एक बार फिर से वो तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर हम ग्राफिक्स के जरिए देखिए समझाने की कोशिश करें। 60 मीटर तक मलबा जमा है और जहां मजदूर फंसे हुए हैं वो बिल्कुल उससे लगता हुआ इलाका है और कुल लंबाई जो है वो 4541 मीटर की बताई जा रही है। मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर तो चल ही रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार अपडेट दे रहे हैं। पीएम ने आज सुबह भी मजदूरों को निकालने के लिए जारी कोशिशों के बारे में सीएम से पूरी जानकारी ली। सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो। ऑगर मशीन से सिलक्यारा की ओर से 3 फीट चौड़ा एक पाइप वर्टिकल ड्रिल किया गया है। पाइप के रास्ते में रुकावट जो आई थी उसे हटाने के लिए पाइप के अंदर फिर 800 mm का दूसरा पाइप ड्रिल किया जा रहा है। डंडाल गांव की तरफ से 472 मीटर ड्रिल करना अभी भी बाकी है। ये ऑपरेशन बहुत जटिल है और इसीलिए 2 तरफ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग इस वक्त की जा रही है क्योंकि कोई दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए फूल प्रूफ इस वक्त काम करना जरूरी है। सिलक्यारा की तरफ से पत्थर और पानी की जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन ड्रिलिंग मशीनें
वहां नहीं पहुंच पाने से रेस्क्यू में इस वक्त देरी आ रही है। पाइप था वो भी अवेलेबल था राइट फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज दैट डिड नॉट break up, did not get destroyed. So we had a lifeline with the people inside through which initial rations, survival rations, जैसे अब फौज में होता है। मजदूरों को बचाने के लिए मशीनें और पाइप पहुंचने से इंडियन एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। एयरफोर्स के 2 C-130J और एक C-17 विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। इंदौर से देहरादून तक 22 टन वजन वाले उपकरण को C-17 के जरिए पहुंचाया गया, जबकि 36 टन के उपकरण को पहुंचाने के लिए C-130J का इस्तेमाल किया गया है। अब तक आपने अलग अलग ड्रिलिंग की बातें समझ ली, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि मजदूरों को बाहर निकालने में अब भी 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। तब तक मजदूरों का हौसला रखना बहुत जरूरी है। अभी उन्हें फंसे हुए 10 दिन बीत चुके हैं और रेस्क्यू में अगर 4 दिन और लग जाते हैं तो उनको सूरज की रोशनी मिले 14 दिन हो जाएंगे। इस टनल में नमी बहुत है, इससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है और इसीलिए बहुत सोच समझ के हर कदम उठाया जा रहा है। मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन, ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आमतौर पर विटामिन डी, विटामिन सी की खास जरूरत होती है। Efforts have been made to push in these items into that space, into the space where these 41 workers are at the moment existing. यही वो 2 महत्वपूर्ण विटामिन हैं जिनसे अभी इनकी दूरी होगी। विटामिन डी इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी ये खुद नहीं देख पा रहे होंगे और ना ही इनके शरीर को मिल पा रही होगी। विटामिन सी इसलिए क्योंकि वहाँ नमी होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और विटामिन सी आपकी बॉडी में उस खतरे से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसीलिए ये दोनों दवाइयाँ आप सुन रहे थे कहा जा रहा है उन तक पहुँचाई गई है। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए एक साथ 5 तरह से कोशिश की जा रही है। सिलक्यारा की तरफ से मेन टनल में 35 मीटर ड्रिल किया गया, इसकी जिम्मेदारी NHDCIL के पास है। डंडाल गांव की तरफ से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई हो रही है, इसकी जिम्मेदारी THDCIL के पास है। डंडाल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा और ये ONGC के पास है इसका जिम्मा। सिलक्यारा से 350 मीटर आगे BRO ने रोड बना दिया है, अब RVNL हॉरिजॉन्टल ड्रिल करेगा। सिलक्यारा की तरफ से 1.2 मीटर चौड़ाई के वर्टिकल ड्रिल की खबरें भी मिल रही है। 84 मीटर के इस ड्रिल की जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम के पास दी गई है। इन्हें बचाने के लिए NDRF के अलावा ITBP और BRO की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। आप भी दुआएं कीजिए कि जल्द से जल्द ये लोग निकल आए, सुरक्षित निकल आए और इनका सुरक्षित निकलना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ हर कोई इन्हें बचाने की पुख्ता तैयारियां कर रहा है तो इन मजदूरों का हौसला बुलंद करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप दुआएं जारी रखें। अब आगे बढ़ेंगे। सयाने लोग एक बात अक्सर पूछते हैं, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और रोटी जली क्यों? इसका जवाब एक शब्द में देना होता है और ये एक शब्द है फेरा नहीं था, यानी पलटा नहीं था। क्योंकि पान एक जैसा रखा रहने पर सड़ जाता है, तवे पर रखी रोटी को ना पलटो तो वो जल जाती है, घोड़े को घुमाओ फिराओ ना तो वो भी धोखा दे जाता है। राजस्थान के लोग इस कहावत में बड़ा यकीन रखते होंगे। यही वजह है कि हर बार सत्ता और सरकार पलटी गई, अप्लाई किया गया इस फॉर्मूले को वहां की सरकारों पर। हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं राजस्थानी। 1998 से यानी 25 साल से राजस्थान में यही होता आया है। 1998 में 153 सीटें जीतकर कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, जबकि बीजेपी की 33 सीटें। इसके बाद 2003 में यह आंकड़ा बदल गया। 2003 में बीजेपी ने 120 सीट जीती और 56 सीट पाकर अशोक गहलोत को पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद आया 2008, अशोक गहलोत 96 सीट के साथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी को केवल 78 सीटें मिली। 2013 में नरेंद्र मोदी की आंधी में
कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई और इतिहास में कांग्रेस की सबसे कम 21 सीटें आई और वसुंधरा राजे ने 163 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि 2018 चुनाव में कांटे की टक्कर हुई, कांग्रेस को 100, बीजेपी को 73 सीटें मिली, लेकिन अशोक गहलोत निर्दलीय और छोटी पार्टियों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो गए। अब 2023 का चुनाव चल रहा है, लेकिन 25 साल की राजस्थान की राजनीति की फितरत आप जानते हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। राजस्थान के लोगों ने अपनी सत्ता की पालकी के लिए 2 कंधे तय कर लिए हैं। एक बार सत्ता की पालकी बीजेपी उठाती है और अगली बार कांग्रेस। अगर यही फितरत है तो फिर बेकार क्यों मशक्कत करना? नेता इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? बिना लड़े हारा भी तो नहीं जाता ना। और राजनीति है ही ऐसी, अनिश्चितता और संभावनाओं का खेल। इसीलिए बीजेपी हर दिन अपने हमलों की धार और आरोपों का वार तीखा कर रही है। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए जूझ रही है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। आज भी राजस्थान में प्रधानमंत्री एक के बाद एक 3 रैलियां करते हैं। हाड़ौती इलाके में 3 जगह, बारां, कोटा और करौली में रैलियां करते हैं। हाड़ौती इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का खास असर माना जाता है। इन 3 रैलियों के बाद देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में 5 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करते हैं। आपको ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जयपुर की 8 में से 3 विधानसभा सीट ही जीती थी, 5 कांग्रेस के खाते में गई थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जयपुर की 3 सीटें हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर से गुजर रहा है। इस बहाने जयपुर की 8 सीटों को कवर किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अशोक गहलोत सरकार के कामकाज के अलावा भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर, तुष्टीकरण पर और लाल डायरी का जिक्र करते रहे। कांग्रेस की घेराबंदी लगातार होती रही। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके अलावा बाकी बहुत से केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता मैदान में हैं। अमित शाह ने भी आज राजस्थान में 3 चुनावी रैलियां की। दोपहर 12:30 बजे खैरथल में, दोपहर 2 बजे नीमका थाना में, 3 बजे झुंझुनू में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तुष्टीकरण जोरों पर है। तुष्टीकरण इस राज्य में, तुष्टीकरण चरम सीमा पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े हत्या होती, हिंदू त्योहारों पर 144वीं कलम लगा देती, राम दरबार पर सालासर में बुलडोजर चलाया जाता है और हर जगह पे, चाहे करौली हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पे कौमी दंगे होते हैं। हमारी सरकार में कौमी दंगे नहीं होते हैं। 25 साल के बाद इस बार राजस्थान में जो चुनाव है वो नए तरीके से लड़ा जा रहा है। कांग्रेस तो पहले से ही कहती रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव नतीजों के बाद आला कमान करेगा, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा है, उसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी इस बार बीजेपी का चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बल्कि पूरी बीजेपी है। इसीलिए इस बार राजस्थान में चुनाव गहलोत बनाम बीजेपी हो गया है। अशोक गहलोत को भी चांस नजर आ रहा है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने पहले सरकार में आने पर 7 गारंटियों की घोषणा की थी। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया।
कांग्रेस ने कहा है कि वो 10 लाख रोजगार देगी, 4 लाख नौकरियां देगी सरकारी, किसानों को 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देगी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी, 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कर देगी, घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देगी, छात्र और छात्राओं के लिए फ्री लैपटॉप और टैबलेट देगी, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में LPG सिलेंडर देगी, इंग्लिश मीडियम शिक्षा उपलब्ध कराएगी, पुरानी पेंशन की बहाली कर देगी, MSP पर कानून बनाने का वादा भी कर रही है। अब इस चुनाव के जरिए कांग्रेस 2024 के आम चुनाव का भी एजेंडा सेट करने की कोशिश में है। विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना को गेम चेंजर मान रहा है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो सत्ता में लौटी तो राजस्थान को भी जातिगत जनगणना वहां राजस्थान में भी करवाएगी। सुनिए। सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना। राजस्थान में चुनाव से पहले जब राहुल गांधी ने 5 राज्यों में कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में उनसे पूछा गया था, तो राजस्थान में कांग्रेस में जीत को लेकर उनकी आशंका दिखी थी, साफ नजर आई थी। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like, and by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. लेकिन 3 राज्यों MP, छत्तीसगढ़ और मिजोरम का प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में एक्टिव है। कांग्रेस की तरफ से CM अशोक गहलोत, सचिन पायलट के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। आज राहुल गांधी ने दावा किया कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हमने साफ कह दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस को गहलोत सरकार की लोक लुभावनी घोषणा से उम्मीदें हैं। बीजेपी ने भी ऐसी ही घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने 5 दिन पहले यानी 16 नवंबर को घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें कहा था कि 2.5 लाख नौकरी हम देंगे, किसानों को सालाना 12,000 रुपए देंगे, 450 रुपए में LPG सिलेंडर देंगे, भूमिहीनों को पक्का घर देंगे, करप्शन पर फुल एक्शन लेंगे, महिलाओं को हर महीने 1450 रुपए देंगे। ये दोनों पार्टियों के बीच वादों की रस्साकसी है, जो चुनावी वादों के जरिए वोटरों का समर्थन पाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इतने दिनों के चुनावी शोर में अब तक चुनाव जिन मुद्दों के इर्द गिर्द सिमट गया है, उसमें गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, पुरानी पेंशन बहाली है, ओल्ड पेंशन स्कीम, कानून और व्यवस्था है, तुष्टीकरण और सांप्रदायिक तनाव है, भ्रष्टाचार। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये भी महत्वपूर्ण है, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी, शिक्षकों के तबादले की मांग, ये वो सारे मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव रहने वाले हैं। मतलब कांग्रेस का पूरा फोकस CM गहलोत और उनकी योजनाओं पर है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास ब्रांड मोदी और PM मोदी की खुद एक गारंटी के रूप में उभरना है। दरअसल राजस्थान के 2 चुनाव के पैटर्न को देखें तो बीजेपी को विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनावों में ज्यादा वोट मिलते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45.17% वोट मिले थे, कांग्रेस को 33.07%, जबकि 2014 के लोकसभा में बीजेपी को 55.61% और 2018 के विधानसभा चुनाव में ये देखिए आप 38.77% और कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बढ़त हासिल करते हुए 59.07% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के वोट घटकर हो गए 34.59%। इसका मतलब यह है कि जब PM मोदी का चेहरा सामने होता है तो राजस्थान बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट देता है। इसीलिए इस चुनाव में बीजेपी PM मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है,
लेकिन 25 नवंबर को 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे क्योंकि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की मौत हो गई है, लिहाजा यहां चुनाव बाद में होंगे। राजस्थान में कुल 5,80,545 मतदाता है। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष है और 2,51,79,422 जो है वो महिलाएं मतदाता शामिल हैं। प्रचार आखिरी दौर में है। उम्मीदवार और स्टार प्रचारकों के पास प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अब इन 2 दिनों में वोटरों को तय करना है कि सत्ता की रोटी पलटनी है कि नहीं पलटनी है। और राजस्थान में तो खैर सियासत का वक्त है, लेकिन देश में ऐसे मुद्दे पर भी आप देखिए ना सियासत हो रही है जिसे अब तक सियासत से हमेशा दूर रखा गया है। एक ऐसा खेल जिसने हर एक को जोड़ा है, हिंदू को मुसलमान से जोड़ा है, सियासी पार्टियों को आपस में एक किया है। ये मुद्दा देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। लेकिन इस क्रिकेट को पद के सम्मान से जोड़ने की बजाय उसका अपमान जब कर दिया जाए सियासत में, तो उसे ऐसे ही छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक शेर है, हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। 19 तारीख को सारे देश का दिल टूट गया था जब शुरुआत से वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम फाइनल में मात खा गई तो सबके दिल टूटे। हर कोई मायूस था, खिलाड़ियों की आंखें नम थी क्योंकि 10 मैचेस जीतने के बाद फाइनल में हम चूक गए थे। कैप्टन रोहित शर्मा अपने आंसुओं को किसी तरह अंदर ही अंदर दबा रहे थे। विराट कोहली मायूस थे। हार का गम सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा कप्तान तो वही होता है जो जीत के साथ साथ हार में भी अपनी टीम के साथ खड़ा रहे। देश के कैप्टन पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ खड़े उस दिन नजर आए। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर उन तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और यह बता दिया कि सारा देश अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। एक आध मैच या ट्रॉफी हार जाने से वो दिल नहीं हारे हैं। खिलाड़ी आज भी दिलों में राज करते हैं और ये कहने के लिए कोई और नहीं, देश का मुखिया, देश का कैप्टन पहुंचा। ड्रेसिंग रूम में पहुंचे पीएम मोदी की खिलाड़ियों से मुलाकात की ये तस्वीरें इस वक्त आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी है। मैं जानती हूं आप सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होंगे, आपने ये सारी तस्वीरें देखी होंगी। रोहित कोहली का हाथ पकड़कर ढांढस बंधा रहे हैं। छू जाती है दिल को ये तस्वीर। जीतने वाले के साथ तो हर कोई खड़ा होता है ना, लेकिन अपने और पराये की पहचान हार के दौरान होती है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहाँ राहुल, कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हर खिलाड़ी उस वक्त अपसेट था क्योंकि वो देश की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। ड्रेसिंग रूम में मायूसी का माहौल था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। घर के मुखिया के तौर पर उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तो क्या हुआ, 10-10 मैचेस जीते हैं भाई,
चलता है, हार और जीत तो लगी रहती है, और मेहनत करेंगे आगे। आपको पता है ना, ये खेल है जो हम सबको जोड़ता है। जब बात खेल की होती है तब हम सिर्फ भारतीय होते हैं, हिंदुस्तानी होते हैं, तब ना हमारी कोई जात होती है, ना हमारा कोई धर्म होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है, हम हिंदुस्तानी, वी आर इंडियंस। हमारा धर्म भी वही हो जाता है, हमारी जात भी वही हो जाती है, हमारी जुबान भी वही हो जाती है, हम सब एक होते हैं। खेल भावना और खिलाड़ियों के हौसले की तारीफ पूरे देश ने एक सुर में की। जीत की खुशी और हार का गम हर दूरी को मिटा रहा था। लेकिन सियासत ये एक नहीं हो सकती है, और राहुल गांधी ने इसे साबित कर दिया। हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, जात पात एक हो जाएंगे, अमीरी गरीबी एक हो जाएगी, लेकिन सियासत देश के नाम पर एक नहीं हो सकती। एक बार फिर से साबित कर दिया है। ये पहली बार है जब शानदार खेलने वाली टीम इंडिया की हार पर प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनाती हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा, और इस खेल को लेकर, मतलब कोई नीति, कोई हिंदुस्तान सरकार की तरफ से लिया गया फैसला नहीं, खेल को लेकर सुनिए। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे हरवा दिया। कितना अशोभनीय है। ये क्या शोभा देता है कि सबसे पुरानी पार्टी के एक सबसे बड़े चेहरे की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का और ऐसे लहजे का प्रयोग हो। और हद तो तब हो गई जब भारत के हारने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ बाकी नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री आरजेडी नेता सुरेंद्र राम ने हार के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बता दिया। राजस्थान के आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने भी इस हार के बहाने पीएम मोदी को हार का जेनरेटर बता दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है कि शब्दों की कमी है? क्योंकि अगर मुद्दे नहीं हैं तो क्रिकेट टीम की हार पर ऐसे दकियानूसी बयान की तो मुझे नहीं लगता कोई जगह होती। अगर शब्दों की कमी नहीं है तो इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के उस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कैसे किया जा सकता है? और इसीलिए राहुल गांधी जी के बयान पर बीजेपी इस वक्त हमलावर है। शर्मिंदगी बढ़ा है। ये ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो गाली है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिस हमारे नेता को दुनिया सम्मान दे रही है, क्या हो गया राहुल गांधी को? तो सीखते नहीं। उनकी माताजी ने कहा था मौत का सौदागर गुजरात में, कांग्रेस पार्टी हवा हो गई, देश में भी हवा हो रही, आगे और हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का अस्तर क्या हो गया है, ये उसका संकेत करता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है वो अपनी बुद्धि का या बुद्धि के ना होने का परिचय दे रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा से आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते, बल्कि आप प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, बल्कि आप अपना परिचय दे रहे हैं, और ये राहुल गांधी का परिचय है। राहुल गांधी मन से किसी चीज की चर्चा कर रहे थे। वहां सामने उनके समर्थक बार बार उस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि ये बड़े लाइन और लेंथ पर खेला गया शब्द था। जिस दिन ये मैच चल रहा था, यानी वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उससे एक दिन पहले से ही इसका जिक्र होने लगा था। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जो सरकार के विपक्ष में बैठे हैं उनको इस बात की चिंता ज्यादा है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे तो कहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। विपक्ष को आखिर कौन सी बात अखर रही है? भारतीय क्रिकेट टीम की हार? तो उस हार में सरकार की क्या भूमिका है भाई? बताना चाहिए ना कि सरकार ने क्या कमी रखी। अगर सरकार ने कोई कमी छोड़ी है तो फिर क्रिटिसाइज कीजिए, जरूर कीजिए। सभ्य समाज और स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी बातों को कैसे कोई बढ़ावा दे सकता है? हल्की भाषा का प्रयोग,
और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहली मर्तबा हुआ है। प्रधानमंत्री को तो अब आदत हो गई है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस के नेताओं ने मोदी के लिए इसी तरह की मर्यादाहीन टिप्पणी की थी। हर बार जनता के कटघरे में ये बयान विपक्ष को उल्टे ही पड़े हैं। और मैं बता देती हूं कैसे। 2007 के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन उनको मौत का सौदागर कहा था। उसके बाद से लेकर अब तक गुजरात में 4 बार विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को जनता ने एक बार भी सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। हालत तो ये हो गई है कि 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटें जीत ली। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने 2009 में नरेंद्र मोदी को नाली का कीड़ा कहा। 3 मार्च 2013 को कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने मोदी की तुलना सांप बिच्छू से कर दी। 2013 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी को भस्मासुर कहा। इस साल कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने नरेंद्र मोदी को वायरस बता दिया। ये महज कुछ ऐसे स्तरहीन शब्द हैं जो आपने सुने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोले गए ऐसे शब्दों को अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो पूरा बुलेटिन निकल जाएगा। लेकिन इन शब्दों का असर क्या हुआ? प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा समर्थन खड़ा हो गया जो हर बात पर पीएम के पीछे आज की तारीख में खड़ा दिखता है। विपक्ष इनका भी मजाक उड़ाता है, लेकिन भारत जैसे विशाल और अलग अलग सोच वाले देश में समर्थकों की ऐसी फौज तैयार करना किसी के लिए भी रिसर्च का विषय हो सकता है। और हो सकता है इस रिसर्च में विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीएम के खिलाफ बेवजह के मुद्दों पर विवादित बयान देना भी एक अहम वजह निकल जाए, क्योंकि जब किसी नेता के विरोध का स्तर इतना तीखा होगा तो समर्थन भी उतना ही मुखर हो जाएगा। ये सीधी और सरल बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही है, तभी वो पीएम पर तंज करते हुए उस पद की गरिमा का ख्याल रखना भूल जाते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने देश के खेलों की काया बदल दी, उनको क्रिकेट वर्ल्ड कप की हार का जिम्मेदार माना जा रहा है, और वो भी अमर्यादित टिप्पणी करके। लेकिन शायद ये सब पिछले 9 सालों में देश की खेल उपलब्धियां देख नहीं पाए हैं। एक खुशहाल, संपन्न और शांति प्रिय देश और समाज जब होता है जब उसके तमाम खिलाड़ी बगैर किसी प्रेशर के बहुत खूबसूरती से अपने खेलों का मुजाहरा कर रहे होते हैं। गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, आंतरिक कला से जूझते देश खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। 1 महीने पहले खत्म हुए एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश ने 72 साल के एशियाड इतिहास में पहली बार कुल 107 मेडल जीते। तब तो नहीं कहा गया, तब तो किसी ने, राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर नहीं कहा कि वी वांट टू कांग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि वो पावर की तरह काम कर रहे हैं, थैंक यू, हम आपकी बाकी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 37 साल बाद मेडल टैली में टॉप 5 में जगह बनाई। तब क्या थे प्रधानमंत्री? क्या यह सरकार की उपलब्धि नहीं थी? हो सकता है इस मेडल टैली में और इजाफा हो जाए। कुछ खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम की हो जाएगी। सिस्टम अपना काम करता है, उसका नतीजा मिलता है। जो खिलाड़ी अभी प्रदर्शन नहीं कर पाए वो आगे कर लेंगे, सिस्टम लगातार उनको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन चूंकि आप विपक्ष में हैं, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप हर चीज में सामने वाले को अपोज करते रहेंगे। और कब तक अपोज करेंगे और किस भाषा में अपोज करेंगे? आप कहते हैं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीब व गरीब शब्दावली का प्रयोग नहीं किया? आप 2014 के बाद से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से उनके बयानों में तब्दीलियां दिख गई, बदलाव दिख गया, लेकिन विपक्षी नेताओं के मन में उनके प्रति नफरत और बढ़ती चली गई है। राहुल गांधी तो एक लाइन और लेंथ खींच रहे हैं ना, एक लकीर खींच रहे हैं, और वो लकीर क्या है कि इस देश में बड़ी नफरत फैल गई है, हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो भाई राहुल जी, आप अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? आप एक लीडर है पार्टी के, और जो लीडर करता है
समर्थक उसे फॉलो करते हैं। तो क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्द हैं, उनके प्रति नफरत है, मजाक है? आप नरेंद्र मोदी को नापसंद कर सकते, उनकी नीतियों को नापसंद कर सकते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की शब्दावली को क्या देश पसंद करेगा? यहां की जनता, यहां की परंपरा पसंद करेगी? इसका जवाब आप खुद भी जानते हैं।